नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड को मिला ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी टीम का सम्मान हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ये अवार्ड प्रदान किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम टीम मौजूद रही। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को बधाई भी दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ये अवार्ड दिया है। उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल के लिए ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सम्मान किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ये सम्मान प्रदान किया है, ये अवार्ड दिया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम टीम भी मौजूद रही। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को बधाई भी दी है। तो ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए टीम का सम्मान हुआ। और आपको बता दें कि ये अवार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दिया है टीम को। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तो मौजूद थे ही, इसके साथ ही ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम टीम भी मौजूद रही। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को इस सम्मान के मिलने पर, अवार्ड मिलने पर बधाई भी दी है। तो उत्तराखंड की टीम को ये ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। इसके साथ ही ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी टीम का सम्मान हुआ, सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की जब अवार्ड से नवाजा जा रहा था। उत्तराखंड की टीम को ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी टीम का सम्मान किया गया। और उसी कार्यक्रम के तहत ये तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवार्ड से नवाजा जा रहा था उत्तराखंड की टीम को ई मंत्रिमंडल के लिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टीम को बधाई भी दी है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। देवभूमि में एक बार फिर से आ सकता है जल प्रलय। लगातार बढ़ रहा ऋषि गंगा का जल स्तर। हिमालय से एक और ग्लेशियर टूटने का खतरा। ऋषि गंगा में बनी बड़ी झील बनने से ये खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गंगा ने ऋषि गंगा के मुहाने को बंद कर लंबी झील बना दी है। और साथ ही झील के टूटने से पहले से भी ज्यादा बड़ी तबाही आ सकती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ऋषि गंगा ने लगातार बढ़ रहा जलस्तर किसी बड़े खतरे का संकेत है? क्या हिमालय से एक और ग्लेशियर टूटने का खतरा मंडरा रहा है? इसके साथ ही और भी कई सवाल यहाँ पर उठते हैं, जैसे कि क्या जोशीमठ में एक बार फिर जल प्रलय आएगी? क्या उत्तराखंड में दिखेगा फिर से जोशीमठ पार्ट 2? क्या फिर टूटेगा हिमखंड? फिर आएगी जल प्रलय? क्या फिर से मचेगी उसी तरह की तबाही? तो देखिए इस पर एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रविवार को ऋषि गंगा में आए जल प्रलय ने हर तरफ तबाही तबाही मचा दी। सैकड़ों जिंदगियां लील लिया। दो हाइड्रो प्रोजेक्ट नेस्तनाबूद कर दिए। लेकिन एक बार फिर अब ऋषि गंगा में प्रलय की आशंका बनने लगी है। सवाल ये है कि क्या लगातार ऋषि गंगा में रुक रुक करके जो जल स्तर में इजाफा हो रहा है वो आने वाले किसी सैलाब का संकेत है? इसे जांचने और परखने के लिए तमाम टीमें इस वक्त ऋषि गंगा के मुहाने पर भेजी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वाडिया इंस्टीट्यूट, टीएचडीसी, एनटीपीसी और आईआईआरएस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों को ऋषि गंगा के मुहाने पर भेजा गया है। दरअसल 2 दिनों से लगातार ऋषि गंगा का जल स्तर अचानक बढ़ रहा है और इसे लेकर के रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को 2 बार रोकना भी पड़ा है। इसी बीच ये आशंका बन रही है कि क्या एक बार फिर कोई जल प्रलय तबाही मचाएगी। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं
कि जिस तरीके से ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ रहा है उसके पीछे की वजह है ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील में रिसाव होना। दरअसल हिम ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा के मुहाने पर एक बड़ी झील बन गई है और उस झील का जो पानी है वो रिसने लगा है। इसे विशेषज्ञ शुभ संकेत मानते हैं, क्योंकि अगर झील से रिसाव हो रहा है, पानी आ रहा, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके बाद किसी बड़े जलजले के आने की आशंका कम हो जाती है। लेकिन इसकी हकीकत तो तब पता चलेगी जब इन तमाम विशेषज्ञों की टीम पूरा मुआयना करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। तब तक असमंजस के बीच में आशंकाओं के बादल मंडरा ही रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, तपोवन टनल, जोशी। तो बता दें आपको, लगातार ऋषिगंगा में जो जल का प्रवाह है वो बढ़ रहा है, जिससे कई तरह के सवाल, कई तरह की आशंका एक बार फिर से सामने आ गई है कि लगातार आखिर जिस तरीके से ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ रहा है तो क्या हिमालय से एक और ग्लेशियर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। तो जोशीमठ आपदा में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनटीपीसी के असहयोग की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ये देरी हो रही है। शुरुआती दौर में अंदर फंसे लोगों की सही लोकेशन एनटीपीसी ने शेयर नहीं की। एनटीपीसी ने एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमों के साथ में लोकेशन शेयर नहीं की। टनल का मुख्य नक्शा भी एनडीआरएफ को समय से नहीं सौंपा गया। अगर टनल का नक्शा सही समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा आसान हो जाता, अगर मिल जाता, तो एनडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीम को 3 दिन बाद ये जानकारी मिली है। मुख्य टनल 200 से 300 मीटर नीचे है जहां पर लोग फंसे हुए हैं और अब टनल से नीचे लोकेशन लेने के लिए ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। तो क्योंकि एनटीपीसी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसी वजह से इस काम में, यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें देरी हो रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है जोशीमठ आपदा में, जहां पर एनटीपीसी के असहयोग की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देरी हो गई है। ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रखी है कि जो एनटीपीसी की टीम है, एनटीपीसी ने एनडीआरएफ की टीम से सही तरीके से यहां पर बातचीत नहीं की, कम्युनिकेशन गैप रहा, पूरी जानकारी नहीं दी और इस वजह से लगातार यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस समर्थन ना देने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार देरी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं मिस कोऑर्डिनेशन जरूर रहा है। शुरुआती दौर में मिस कोऑर्डिनेशन देखने को मिला और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह एनटीपीसी है। एनटीपीसी को बेहतर तरीके से मालूम था कि कहां पर क्या डायग्राम है, इस टनल में कहां से आप प्लान ए प्लान बी के जरिए रेस्क्यू कर सकते हो। लेकिन जो रेस्क्यू एजेंसियां थी उनके साथ वो डायग्राम शुरुआती दौर में शेयर नहीं किया गया। 3 दिनों तक जिस तरीके से जो एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवानों को जो भी लगा कि इस टनल को खाली करके इसके बाद अंदर जो है दूसरी टनल पे दाखिल हुआ जा सकता है, उस टनल की तरफ काम होने लगा। लेकिन 3 दिन बाद जब एग्जैक्ट लोकेशन ये पता चली कि नीचे बेस में वर्टिकली अगर जो देखा जाए तो नीचे जाकर के जो है लगभग 200 से 300 मीटर नीचे जाने के बाद फिर आपको एक बेस टनल है जिस टनल में लोग फंसे हुए हैं, तो वो उसके बाद अब यहां पर ड्रिल करने का काम किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार वर्टिकल ड्रिल का काम किया जा रहा है। 11.5 मीटर ड्रिल करने के बाद वहां से कैमरे को जो है वहां से एक सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उन सीढ़ियों के जरिए अगर ये 11.5 मीटर ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद वहां पर सीढ़ियां हैं जो नीचे बेस टनल में जाती हैं, तो सीढ़ियों के जरिए वहां से हाई डेफिनेशन कैमरे को नीचे लेकर के जाया जाएगा और उसके जरिए लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी कि बेस टनल में क्या मलबा है इस वक्त, क्या वहां पर पानी जमा है और अगर लोग वहां पर फंसे हुए हैं तो किस जगह पर है एग्जैक्ट।
तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो है। तो इसीलिए अगर ये सही समय पर अगर ये जो है लोकेशन या ये पूरी जानकारी को शेयर किया गया होता तो शायद और जल्दी ये रेस्क्यू किया जा सकता था और जल्दी लोगों तक पहुंचा जा सकता था। तो कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेशन लैप्स हुआ है। लेकिन ब्रजेश, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर एनटीपीसी कैसे बरत सकती है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर शायद समय से पता चल जाता, समय से जानकारी मिल जाती, तो वो तमाम लोग जो अंदर फंसे हुए हैं शायद उन तक वो जिंदा होते, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं जाहिर सी बात है उन लोगों की जीवित होने की उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन ड्रिल एनटीपीसी गोपाल से आज हमारी बात हुई, हम लोगों ने उनसे सवाल भी किया कि क्या सही समय पे एनटीपीसी ने वो डायग्राम और मैप जो ऑपरेशन चला रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली एजेंसियां, उनके साथ शेयर नहीं किया गया? क्या एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं थी कि कहां पर बेस टनल है और कहां से अंदर जाया जा सकता है? इस पर उन्होंने कहा नहीं, हम लगातार उनको सहयोग कर रहे हैं और किसी तरह का कोई मिस कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो वो एनटीपीसी भले उसको इनकार करे, लेकिन जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं उनके सोर्सेस हमें जो बता रहे हैं कि शुरुआती दौर पर वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से इस बात को मान रहा है कि एनटीपीसी अगर थोड़ा सा एग्रेसिवली शुरुआती दौर से एक्टिव हो गया होता तो शायद हम लोग जल्दी उस जगह तक पहुंचते थे या फिर उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कोऑर्डिनेशन जरूर है, और उसके पीछे वजह क्या है ये तो जो है फिलहाल हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, स्थितियां खराब हुई हैं। स्थितियां खराब होने के पीछे वजह यही है कि कहीं ना कहीं जो समय के साथ जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उस रूप में नहीं उठाए जा सके जो है, और यही वजह थोड़ा सबसे बड़ी बात यह कि जिस टनल में ये काम चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अब उससे 300-400 मीटर नीचे लगभग बताया जा रहा है एक और टनल है, उस तक पहुंचा जाएगा, तब उन लोगों के पास पहुंचा जाएगा जो अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन वहां पे जमीन गीली है, दलदल बना हुआ है, कई दिक्कतें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आई है। अब ऐसे में इस बात में जो ये अब खुदाई होगी आगे उस टनल तक पहुंचने के लिए जो काम होगा उसमें किस तरह की चुनौतियां हैं? अब राहत बचाव का जो कार्य चल रहा है उस टीम के आगे, देखिए चुनौतियां तो हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि राह भी उतनी आसान होने नहीं जा रही है। ऋतु, मेरे साथ इस वक्त जो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा साहब लाइव जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं। टमटा साहब, सबसे बड़ी चीज, आप यहां पर टनल पर आए, आपने यहां पर का मुआयना किया, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है, क्या आप मानते हैं कि राइट ऑफ द डायरेक्शन है? देखिए, सबसे बड़ी सवाल है जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगे हुए लोग हैं, चाहे एनटीपीसी कर्मचारी हो, इंजीनियर्स हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो जो साधन उनके पास है उससे काम चला रहे हैं। लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है, इस आपदा के लिए क्या तैयारी की गई थी? लगभग नदी का जो स्तर है 10 मीटर ऊपर हो गया है। जिस टनल में लोग संभावित हैं फंसे होने की, उसमें 30-35 फीट गाद से भरी हुई टनल है और ट्राई जैक्शन है, दूसरी टनल भी आ रही है। इनके पास इस तरह के उपकरण नहीं है। तो साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक जो अभी जानकारी आ रही सोर्सेस से कि एनटीपीसी और जो रेस्क्यू एजेंसियां थी उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन शुरुआती दौर में नहीं रहा। जो टनल के अंदर जो बेस टनल है जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उसका प्रॉपर नक्शा या डायग्राम एनटीपीसी ने सही समय पे एजेंसियों को नहीं सौंपा, जिसकी वजह से भी देर हो रही है। इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मुझे जो एनटीपीसी के लोगों ने बताया कि हमारी ये जो टनल है सर्विस टनल है, और ऊपर से जो टनल है वो पूरी तरह भर चुकी है, जो क्या कहते हैं ऋषि गंगा और पावर प्रोजेक्ट के लिए आ रही थी। अब उसी को क्या कहते हैं, अगर उसमें पानी भर जाएगा तो उसके लिए हमने एक सर्विस टनल निकाली जो गिर जाए। सब कुछ उधर से जाम हो चुके, जो 10 मिनट का रास्ता था 5 सेकंड में पूरा गाद आ चुका। अब ये सवाल है कि जब ये टनलें बनाई गई थी, एनटीपीसी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, कल्पना करना चाहिए था 2013 की आपदा के बाद कभी ऐसे हादसा हो गया तो हम रेस्क्यू के लिए क्या कहें, कोई सर्विस, कोई ऐसी टनल बनाए रखें जो हम उसी वक्त खोलें। तो ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी। 2013 में आपकी सरकार थी जिस वक्त ये पूरी आपदा आई, उस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को बेहद मजबूत करने की बात की थी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर जो है किया जाएगा। लेकिन आपको लगता कि 2013 से हम कोई सबक ले पाए हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट को उस लेवल पे ले जा पाए हैं कि तुरंत हम रेस्क्यू कर सकें या डिजास्टर को मैनेज कर सकें? 2013 की घटना के बाद, उस त्रासदी के बाद
BK चतुर्वेदी के नेतृत्व में जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, एक कमेटी गठित हुई थी और वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी है। उसने इस तरह की आपदाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्र में हर स्कीम के लिए, हर तरह के, चाहे आप पावर प्रोजेक्ट बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए टेक्निक का सवाल हो, जो हिमालयी राज्य है उनके डेवलपमेंट का सवाल हो, उन तमाम चीज़ों के लिए अपनी एक सिफारिश की गई थी। उस सिफारिश पर भारत सरकार ने कोई आगे काम नहीं किया, तो वो लॉस हो रहा। आज हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, ना हमारे पास इस तरह की आपदाओं को क्या कहते हैं हमने कल्पना नहीं की। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का वश है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरल। आप बताइए, क्या बरसात थी, क्या गर्मियों का मौसम था कि बर्फ पिघल गई हो? अगर प्राकृतिक आपदा नहीं थी तो क्या था? ये मानव निर्मित आपदा है। हमने अपनी ग्रीड के लिए चंडी प्रसाद भट्टी इस क्षेत्र चिपकवान उनका बड़े नाम है, देश उनको रिकॉग्नाइज करता है। मेरी उनसे आपदा बात हुई थी, उन्होंने कहा आज से 20-30 साल पहले हमने कहा ऋणी संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस हम करेंगे तो उसके घातक परिणाम आ सकते हैं। हमने पावर प्रोजेक्ट बनाए, हमने टनल बनाई, लोग करने के लिए हमने वहाँ पर छोड़ दिए, और आज हम कह रहे हैं कि ये अपने आप आ गई। सवाल है 2013 ने भी यही कोशिश की थी, जब टनल बनेगी, गाद आएगी, मिट्टी आएगी, सब कुछ जाम होगा, उससे आप कैसे उभरेंगे? क्या हमने उभरने के लिए सबक सीखा? वो नहीं सीखा, इसलिए दिस नॉट ए नेचुरल। उत्तराखंड में केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि आपने भी लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया है, और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात है, आपके समय में भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चले, बल्कि केंद्र में आपकी भी सरकार थी। उस वक्त आप लोगों के जयराम रमेश ने इन प्रोजेक्ट्स का विरोध किया था, बावजूद इसके आप लोगों ने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट चलाए। तो क्या इस मानव निर्मित आपदा में आप भी तो भागीदार हैं? हम भी भागीदार हैं, लेकिन मैंने उस समय मैं लोकसभा का मेंबर रहूं, वहाँ भी विरोध किया था। मैं राज्यसभा में आए, हमारी सरकार ने 3 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर क्या कहते हैं प्रतिबंध लगाया था। और इस समय भी भारत सरकार के अंदर जो बड़े ईमानदार अधिकारी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स पे, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जो इस समय पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मानते कि कांग्रेस की भी नीतियां रॉन्ग ऑफ द डायरेक्शन थी। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर देखा गया है कि एक तरफ जहाँ ऋषि गंगा में लगातार पानी बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी की तरफ से देखा गया कि असहयोग किया गया, जिसकी वजह से अब ये जो बचाव का काम चल रहा था, राहत बचाव का, उसमें और भी ज्यादा देरी हो रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। इस पूरे मामले में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, एनटीपीसी ने शुरुआती तौर पर जो मैप है, जो यहाँ का टनल का नक्शा था, वो रेस्क्यू एजेंसियों को समय से प्रोवाइड नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने जो भी ड्राइंग सब लगा हुआ है, सब पूरा जो नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा ब्लाइंड जो है यहाँ से सर्च कर रही थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो क्या पहले दिन से रेस्क्यू एजेंसियों को मालूम था कि नीचे इसके बेस टनल है? हम लोगों ने ड्राइंग उनको पहुंचा दिए थे, ठीक है। तो फिर गलती किस बात की हो रही है? क्यों हो रहा है? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेजरमेंट में हमने उनको 76.49 में एग्जैक्ट। लेकिन रेस्क्यू एजेंसियों का आरोप है कि एनटीपीसी उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं हम कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू को लेकर के, खास करके टनल की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मैप जो है शेयर नहीं किया गया। नहीं पूरा दे दिए हैं, पूरा दे दिया गया, समय से दिया है। हाँ। तो राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है, इसके बारे में अधिकारियों ने क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। पर्पस कैमरा डाल के देखेंगे क्या है। तो सर, जो पहले किया था आपने, वो फिर किस पर्पस के लिए किया था? वो भी कैमरा के लिए किए थे सर। सामने देखिए, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, कैमरा डाल नहीं पाए उसमें। सर, अभी कितना टाइम लग सकता है इसमें, अगर वहाँ नीचे बेस टनल तक पहुँचने में, या वहाँ तक लोकेशन ट्रैक? अभी तो मशीन अनलोडिंग किए हैं, कर रहे हैं। अब कितना तो बता दें आपको कि लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। टनल में लोग फंसे हुए हैं और उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं है। लेकिन ऐसे में ये खबर सामने आई कि एनटीपीसी ने असहयोग किया। सही जानकारी, जो लोग फंसे हुए हैं अंदर, वो कहाँ है, उनकी लोकेशन नहीं दी, नक्शा नहीं दिया, उसमें देरी की, और इसी वजह से राहत बचाव का जो काम चल रहा है उसमें लगातार देरी हो रही है। और हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर ये काम किस तरह चल रहा है। तो पानी की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा है, दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से राहत बचाव का काम
आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे परेशानियां, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है रेस्क्यू टीम के सामने। और अब एक नई जानकारी सामने आई कि जिस टनल में काम चल रहा था, उस टनल से नीचे एक टनल है, यानी कि लगभग 200 से 300 मीटर नीचे वो टनल है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। अब वहां पर ड्रिलिंग हो रही है, जिसके ज़रिए जानकारी मिल सके। कैमरा डालकर ये कोशिश की जाएगी जानने की कि आखिर वो लोग कहाँ फंसे हुए हैं, और फिर उसको लेकर खुदाई होगी और उन लोगों तक पहुँचा जाएगा। तो अब आगे का जो रणनीति है वो कुछ इसी तरह से है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिन में रेस्क्यू टीम उन लोगों तक पहुंच पाती है जो कि टनल में अंदर फंसे हुए हैं। तो मुख्य टनल तक पहुंचने में ही एनडीआरएफ को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 7 दिन हो चुके हैं और इन 7 दिन के बाद भी लोगों तक नहीं पहुंचा जा चुका है, और अभी भी उन लोगों के पास तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है एनडीआरएफ के सामने।